वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 11 अगस्त और हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की है? देखिए, मॉरिशस की स्थिति ऐसी है कि वहां पर अभी तक का सबसे डरावना एनवायरमेंटल संकट आ गया। इसका कारण क्या है? आपको इस फोटो में देखिए, यह जो जहाज है MV बाकासियो, यह चट्टान से टकरा गया, चट्टान से घिर गया है, तो वहां पर स्टार्ट हुआ है ऑयल लीकेज और लगभग 2 वीक्स के बाद यह पता चला है कि यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है। इसकी खबर 2 वीक के बाद लगी है। जब तक यह काफी बड़े एरिया में फैल चुका था। यह काफी खतरनाक स्थिति इसलिए हो गई है क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में जो समुद्री जीव है, देखिए जो मॉरिशस है वह हिंद महासागर में स्थित है और यह बड़ी मात्रा में वहाँ के समुद्री जीवों और वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनके जीवन पे संकट आ गया है। कईयों की मृत्यु भी हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए, कुछ दिनों पहले हम बात करें अगर रसिया की, तो वहां पर भी डीजल का रिसाव हुआ था। लगभग 20,000 लीटर का जो डीजल था उसका रिसाव हुआ था साइबेरिया क्षेत्र में। और जो नदी थी, एक नदी में हुआ था, उसका रंग बदल गया था। नदी का रंग पहले सफ़ेद था और उसके बाद जब डीजल का रिसाव हुआ उस नदी का रंग हो गया था लाल। उस नदी का नाम था अंबर नाया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी स्टेट इमरजेंसी की घोषणा की थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे थे मॉरिशस के बारे में। देखिए, हाल ही में भारत ने मॉरिशस की जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसको भारत की सहायता से बनाया गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से उसका उद्घाटन भी किया है। तो हाल ही में इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो वह है प्रवीण जगन्नाथ। राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। देखिए, बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए ये जो लिखा हुआ है ट्यूनीसिया, हाल ही में ट्यूनीसिया के जो प्रधानमंत्री हैं वह नए नियुक्त हुए हैं। उनका नाम क्या है? देखिए, उनका नाम है हिचेम मिचिची। इसको मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको हाल ही में नियुक्त हुए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स की लगभग सारी लिस्ट देखनी है तो आप हमारी कल की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, लगभग सारे कवर हो जाएंगे। बात करें हम बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश ने हाल ही में प्लाज्मा नेटवर्क को लॉन्च किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। बात की जाए सिंगापुर के बारे में, देखिए प्रीतम सिंह जो है, प्रीतम सिंह भारतीय मूल के हैं और प्रीतम सिंह पहले विपक्ष के नेता बने हैं सिंगापुर में और हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति हुई है, तो आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। ली सीन ल्यूंग उनका नाम है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान किस देश के संसद को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेगा? तो यह देश है तुर्की। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यह तुर्की की स्थिति है, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। यहाँ पर है पाकिस्तान। अब यह जो सम्मान है यह क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है तुर्की के साथ उसकी जो दोस्ती है वह बढ़े। ठीक है, और यह जो सम्मान है इसका नाम है सितार ए कैद ए आजम और यह दिया जाएगा 14 अगस्त को, जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी के द्वारा यह दिया जाएगा। देखिए, पाक तुर्की जो मैत्री संसदीय समूह है इसके अध्यक्ष हैं अली शाहीन, तो इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं हम तुर्की के बारे में, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा, सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, करेंसी जो है वह है तुर्किश लीरा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तुर्की से, तुर्की में दुनिया की सबसे ज्यादा खारी झील है, मोस्ट सेलाइन लेक है, उसका नाम है वॉन लेक, तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान और तुर्की की यह जो दोस्ती बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है ना, OIC, पाकिस्तान उससे अलग होने की बात कर रहा है। ये 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है, इसके बारे में आप जानते होंगे। इसकी जो लीडिंग कंट्रीज है उनमें सऊदी अरेबिया और USA आते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पाकिस्तान इससे अलग क्यों ना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान बार बार मांग करता है कि आप जो 57 कंट्रीज हैं, आप पाकिस्तान आइए, आप एक कॉन्फ्रेंस कीजिए, कश्मीर मुद्दा उठाइए, भारत पे दबाव डालिए। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए जो रीजंस देता है कि कश्मीर में नरसंहार चल रहा है, जीनोसाइड चल रहा है, तो OIC भी जानता है कि ऐसा वहाँ पे नहीं चल रहा है, तो OIC ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है। पाकिस्तान हो गया इससे रुष्ट। पाकिस्तान चाहता है कि मैं अलग से एक इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप बना लूं, तो उसमें जो तुर्की है ना और जो ईरान है यह तो उसका साथ दे ही रहा है, इसके अलावा और भी कई कंट्रीज हैं जो उसका साथ दे रही हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पर अपना एक अलग से ग्रुप बनाना चाहता है।
ठीक है, तो उसके लिए यह सब चल रहा है, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखिए, और पाकिस्तान को एकमात्र सहारा कौन इस समय पे, वह है चीन, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने उसको जो $6.2 बिलियन का पैकेज दिया था, सऊदी अरेबिया वो पैकेज उससे धीरे धीरे करके वापस ले रहा है, और यूएई ने भी काफ़ी बड़ा पैकेज दिया है उसको, तो यूएई भी उसके उस पैकेज को, उस आर्थिक पैकेज को वापस ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अकेला हो जाएगा और उसका सहारे के लिए बचेगा सिर्फ चीन। चलिए बात करते हैं हमारे अन्य ऑप्शंस के बारे में। देखिए, सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में जो G20 समूह जो है उसकी जो बैठक हुई है वह सऊदी अरेबिया में आयोजित हुई। अब मैं बात करूं यूएई के बारे में। देखिए, यूएई से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात तो ये, यूएई ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन भेजा है, तो जिसका नाम है होप, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा यूएई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यूनिवर्सिटी है पहली दुनिया की, तो वह यूएई में ही खोली जा रही है। अब मैं बात करूं, यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी खोला जा रहा है, यूएई की जो कैपिटल है ना अबू धाबी, वहां पर, और इसकी क्षमता होगी 2 गीगावाट्स की। इसके अलावा यूएई पहला अरब देश बन गया है यहाँ पर जो न्यूक्लियर संयंत्र है, जो नाभिकीय रिएक्टर है, उसकी स्थापना की जाएगी, और यूएई की लगभग 25% इलेक्ट्रिसिटी उसकी जो कमी है वह उसको पूरा करेगा। अब मैं बात करूं ईरान के बारे में। देखिए, ईरान हाल ही में इसके मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं तो ईरान जो है, इसने हाल ही में जो प्रोजेक्ट चल रहा था ग्वादर रेल प्रोजेक्ट, इससे भारत को ड्रॉप कर दिया। इसके कारण मैं वीडियोस में पहले काफ़ी अच्छे से बता चुका हूं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं ईरान की। हाल ही में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो हो सकता है आपको पेपर में मिल जाए। ईरान ने अपनी करेंसी को भी चेंज किया है। ईरान ने रियाल से अपनी करेंसी को बदल के तोमान कर दिया है। क्या कर दिया है? तोमान। तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर रेल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? देखिए, रेल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है हुबली में, और हुबली कहां पर स्थित है? हुबली स्थित है कर्नाटक में। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो रेल मंत्री पीयूष गोयल व कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के हुबली में रेलवे म्यूजियम का उद्घाटन किया है, और यह इस तरह का नॉर्थ कर्नाटका का पहला म्यूजियम है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यह कहाँ पर स्थित है? यह है मैसूर में स्थित है। देखिए, अब मैं बात करूं वर्तमान में जो हमारे रेल राज्य मंत्री हैं वह कौन है, तो वह है सुरेश सी अंगादी। और हाल ही में, अब रेलवे से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाल ही में आरपीएफ ने एक रोबोट विकसित किया है। उसका नाम क्या है? जो रोबोट विकसित किया है उसका नाम है कैप्टन अर्जुन। इसके अलावा जो हुबली है, हुबली में निर्मित हो रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 2024 तक कुछ लक्ष्य रखे हैं रेलवे ने, जिसको मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 2024 तक का लक्ष्य है रेलवे का कि रेलवे अपनी सारी लाइनों को इलेक्ट्रीफाई करना चाहता है। 2030 तक का उसका लक्ष्य है कि ग्रीन रेलवे बने और जीरो कार्बन एमिशन हो, तो ये उसके कुछ लक्ष्य है। इसके अलावा देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया, तो उसको आप याद रखिए, काफ़ी अच्छे से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज जो है वह चेनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा, जो है जम्मू है। अब मैं बात करूं, हाल ही में किसान रेल चलाई गई थी, ठीक है, तो जो पहली किसान रेल थी भारत की वह कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो पहली किसान रेल चलाई गई थी वह चलाई गई थी महाराष्ट्र से बिहार तक, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पहली जो किसान रेल थी वह कहां से कहां तक चलाई गई थी। अब मैं बात करता हूं व्यापार माला जो है उसके बारे में। तो नॉर्थर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। तो नॉर्थर्न रेलवे जोन ने अपनी पहली व्यापार माला ट्रेन चलाई थी। यह भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो उसको भी आपको याद आ जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, और इस अवसर पर जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। और अगर मैं बात करूं इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो इसको मनाए जाने का उद्देश्य यह है कि जो गैर जीवाश्म ईंधन है उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही सरकार द्वारा जैव ईंधन के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको उजागर करना एवं लोगों को उनके बारे में बताना। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो है हमारे, वह हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो उनको आप याद रखिएगा।
बात करते हैं हमारे अन्य ऑप्शंस के बारे में। देखिए ये ऑप्शंस इस तरह से इसलिए रखे गए हैं, आपको दिख रहा होगा 22 22 22 क्यों रखा गया है। देखिए 22 मार्च को जो होता है ये सब वैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको याद हो जाएगा। 22 मार्च की अगर मैं बात करूं तो 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। वाटर डे की इस बार की थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। अर्थ डे की इस बार की थीम क्या है, क्लाइमेट एक्शन। बात करें 22 मई की तो 22 मई को जो होता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। इसकी इस बार की थीम क्या है, इसकी इस बार की थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं 22 22 22 करके। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप लाइक भी ना करें, शेयर भी ना करें, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो KVIC ने किस प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? तो ये किस प्रदेश में खोला है? इस प्रदेश का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो खाद्य और ग्रामीण उद्योग अरुणाचल प्रदेश ने आदिवासी गाँव में स्किल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोलेगा और यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। इसके अंतर्गत हथकरघा मतलब कि हैंडलूम, चरखा, सिल्क, रीलिंग मशीनों की स्थापना की जाएगी। अब इससे होगा क्या? इससे यह होगा जो गांव है वहां पर औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी। जब औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी तो वहां पर जो ग्रामीण है उनको रोजगार प्रदान किए जाएंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे उनको। इसके अलावा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें मजबूती भी आएगी। तो काफी महत्वपूर्ण कार्य है ये। देखिए हम बात करें हमारे जो खादी ग्रामीण उद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो वह हैं विनय कुमार सक्सेना। अरुणाचल प्रदेश के CM हैं पेमा खांडू। बात की जाए राज्यपाल की तो वह है BD मिश्रा। देखिए बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, हाल ही में जो हमारे कालीन भैया हैं पंकज त्रिपाठी जी, उनको बिहार खादी कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो इनको आप याद रखिएगा। अब हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है पंचायत पुरस्कार। ये आपको याद रखना है, वैसे काफी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं इससे। बात करें हम असम के बारे में, देखिए हाल ही में एक रेयर गोल्डन टाइगर देखा गया है, एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है, तो वह असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक में दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा रहा? देखिए यह हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा जो ब्रांड रहा वह भारत का है, अंबानी जी का है, रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए इस इंडेक्स में एप्पल पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर रहा रिलायंस। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फ्यूचर ब्रांड सूचकांक दुनिया के बड़े ब्रांड्स के बारे में बताता है, जिसमें पहले स्थान पर एप्पल है, दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री और तीसरे स्थान पर है सैमसंग। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए अब हम बात करें अगर एप्पल के बारे में, तो एप्पल हाल ही में सऊदी अरामाको को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। CEO है टिम कुक। स्थापना हुई थी 1976 को। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके जो फाउंडर है वह है स्टीव जॉब्स। बात करें हम कोटक महिंद्रा के बारे में, तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? उस कैंपेन का नाम है कोना कोना उम्मीद। तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं हम जो इन्फोसिस फिनिकल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है भाई? तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनिकल का चयन किया, इसलिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रिलायंस इंडस्ट्री का लोगो है। हाल ही में किस द्वीपीय समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई है? तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यह है अंडमान एंड निकोबार। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC की शुरुआत की है। इसकी लंबाई होगी 2300 किलोमीटर। अब इससे होगा क्या? इससे बेहतर इंटरनेट सुविधा और मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी अंडमान निकोबार में, जिससे अंडमान निकोबार में डिजिटल इंडिया की सारी योजनाएं पहुंच सकेंगी। इसके साथ ही भारत जो है, भारत का इंडो पैसिफिक रीजन जो है, यहाँ पर देखिए स्थिति ये है अंडमान निकोबार की। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की जो व्यापारिक रणनीति है उसमें बहुत सहायता मिलेगी। देखिए ये अंडमान निकोबार की स्थिति है ना, आपको जो दिख रहा है। अब मैं बात करूं इसकी जो कैपिटल है वह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपको यहाँ पर नजर आएगा। अंडमान निकोबार से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए हाल ही में मनोज पांडे जो है इनको अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे कोई पूछे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क
कहाँ पर है, तो वह अंडमान निकोबार में है। उसका नाम है साउथ वेटर्न नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क भी स्थित है। और जो एलिफेंटा बीच है वह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। अब देखिए जो नेशनल हाईवे है, जो री-नंबर्ड नेशनल हाईवे है, उनमें जो NH4 है वह मायावंडेर से पोर्ट ब्लेयर तक है, ठीक है, तो वह भी यहीं पर है, ठीक है। अब मैं बात करूं कैपिटल की, तो मैं बता चुका हूं पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल जो है वह है एडमिरल DK जोशी, तो उनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फूड सिस्टम विजन प्राइज किसको दिया गया? देखिए यह अवार्ड दिया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI को। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जो रॉकफेलर फाउंडेशन है उसने यह अवार्ड FSSAI को इसलिए दिया है क्योंकि ईट इंडिया मूवमेंट जो चलाया जा रहा है FSSAI के द्वारा, उसके लिए अवार्ड दिया गया। देखिए 10 जुलाई 2018 को भारत के लोगों में हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए एवं जो न्यूट्रिशन है उसे कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाते हैं, तो उन नेगेटिव इफेक्ट को रोकने के लिए FSSAI ने एक ईट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसके लिए उनको फूड सिस्टम विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो रॉकफेलर जो फाउंडेशन है उसका एक लक्ष्य है कि वह 2050 तक रीजनरेटिव नॉइसरिंग फूड सिस्टम बनाना चाहता है। उसी दिशा में कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया जाना शुरू किया गया है। अब मैं बात करूं FSSAI के बारे में, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है और जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। यह देश में फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन को मेंटेन करती है। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। जो चेयरपर्सन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वह है रीता तेवतिया। बात करें हमारे ऑप्शंस के बारे में, देखिए IR आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा IRCTC, तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1999 में। यह रेलवे की केटरिंग, टूरिज्म व ऑनलाइन टिकटिंग ऑपरेशन को मैनेज करती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं ISO के बारे में, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह बॉडी इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग फील्ड में स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देती है ना। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1947 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट जो है वह है ND जोगे, तो याद रखिएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल की शुरुआत की है? देखिए यह एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट। अगर मैं इस पोर्टल के बारे में बात करूं तो यह जो पोर्टल है सभी यात्रियों के लिए कॉन्टैक्टलेस बनाएगा, सभी यात्रियों के लिए कॉन्टैक्टलेस यात्रा प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत होगा क्या? देखिए आपको अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा, जिसमें यह बताया गया हो कि लास्ट 3 वीक्स में आप कोरोना पॉजिटिव तो नहीं थे। इससे फायदा यह होगा, इससे यात्रियों को क्वारंटाइन होने से बचाया जा सकेगा। देखिए यह जो एयरपोर्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए वुमेन्स विथ व्हील्स कैब सर्विस की शुरुआत की है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट ने हाल ही में जो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बन गया है भारत का, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट। और उड़ान स्कीम के तहत केंद्र सरकार 100 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण करेगी, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें हम ऑप्शंस के बारे में, देखिए हैदराबाद एयरपोर्ट जो है, हैदराबाद एयरपोर्ट देश का पहला कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग सुविधा प्रदान करने वाला एयरपोर्ट बन गया है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात करें औरंगाबाद एयरपोर्ट की, देखिए इसका नाम बदल के कर दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें हम केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट की, देखिए यह जो एयरपोर्ट है यह बेंगलोर में स्थित है। इसको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है स्काई ट्रैक्स अवार्ड, और यह अवार्ड बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के लिए प्रदान किया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना से 8 बार सांसद रहे किस कांग्रेसी नेता का हाल ही में निधन हो गया है? अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनका नाम है नंदी येलेया। देखिए ये 1979 में इन्होंने पहली बार लोकसभा से चुनाव जीते थे और 2002 से 2014 तक इन्होंने लगभग 6 बार लोकसभा के लिए चुनाव जीते और 2 बार इन्होंने राज्यसभा के लिए चुनाव जीते। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो देखिए अन्य ऑप्शन जो लिखे हुए हैं इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई है, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मुकुंद लत के बारे में। देखिए प्रमुख सांस्कृतिक इतिहासकार एवं विद्वान थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम क्या है? मुकुंद लत। देखिए बात करें, देखिए ये पद्मश्री से भी सम्मानित थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए बात करते हैं हम सादिया
दहलवी की। देखिए, यह एक प्रसिद्ध लेखिका थी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने उर्दू महिलाओं की जो पत्रिका है वानो का संपादन इन्होंने ही किया था। ठीक है, सादिया दहलवी। बात की जाए हम जेम्स, ये देखिए ये जो कमला है, कमला नाम से ये प्रसिद्ध थे, वैसे इनका नाम था जेम्स हैरिस। ठीक है, कमला नाम से प्रसिद्ध पूर्व रेसलर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। देखिए, बात करते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये कि ये हमारा, पहले तो हम बात करते हैं कल का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर क्या है। हाल ही में इसमें से कौन एचडीएफसी के नए सीईओ बने हैं? तो इनका नाम है शशिधर जगदीशन। बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन बने हैं, यह आप ऑप्शन में जो है कमेंट में लेके बताइए। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ, जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, मैं आपको काफ़ी बार अच्छे से बता चुका हूँ, इनको कैगी के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन ये कौन से नंबर के कैगे हैं वो आप बताइए। ठीक है, बाकी बीडी मिश्रा और राधा कृष्ण माथुर के बारे में भी अगर आप बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, आप ही का नॉलेज इंप्रूव होगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी वक्त। जय हिंद।